हेलो एवरीवन। और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस के बारे में। तो जैसे कि आप सभी को पता है, लेंस के बारे में ऑलरेडी बहुत सारा टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे कि लेंस क्या होता है, रे डायग्राम क्या होता है, रूल्स क्या होते हैं, इससे रिलेटेड फार्मूलास क्या होता है, लेंस फार्मूला क्या होता है, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं जब टू लेंस को, जो थिन लेंस होते हैं, तो इसको कंबाइन करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जैसे कि ये एक थिन लेंस है, तो इसके साथ मैं एक और थिन लेंस को कंबाइन कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो इसको कंबाइन करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, और यदि हम लोग इसको कंबाइन कर देते हैं तो इसके फोकल लेंथ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। आज हम लोग इन्हीं चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। और हम लोग साथ ही ये भी देखेंगे कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का हमारे डेली लाइफ में जो ऑपरेटर्स या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं, तो कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का यूज़ किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन मैनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स 2 और मोर लेंसेज आर यूज्ड आइदर इन कॉन्टेक्ट और विद अ गैप बिटवीन देम। हमारे डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें 2 और मोर लेंस को कंबाइन कर किया जाता है, या उसमें कॉम्बिनेशन होता है। 2 लेंस होता है या 2 लेंस से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। और इन सभी लेंस को, 2 और मोर लेंस को, या तो दोनों को एक दूसरे से कांटेक्ट में रखा जाता है या फिर इनके बीच कुछ गैप रखा जाता है। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर बताया हूँ, ये एक लेंस है, ये दूसरा लेंस है, अभी दोनों को हम लोग कांटेक्ट में रखे हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस कहेंगे। हो सकता है यहाँ पर एक लेंस को मैं यहाँ पर रखूँ और दूसरे लेंस को यहाँ पर रखूँ, तब भी यहाँ पर इसको हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस कहेंगे, बट इन दोनों लेंस के बीच क्या है, गैप है। तो दोनों ही सिचुएशंस को किसी किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज़ किया जाता है। तो आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्या हमारा एक लेंस से काम नहीं चलता, दूसरा लेंस लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में चलिए बात करते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस की ज़रूरत क्यों पड़ी, उसी को हम लोग इस पॉइंट में कवर करेंगे। पर्पस ऑफ यूजिंग अ लेंस कॉम्बिनेशन। तो ऐसा लेंस को 2 और मोर लेंस को ऐसा कंबाइन करने का पहला रीज़न है इमेज को मैग्नीफाई करने के लिए। जो टिन्नी साइज का, बहुत स्मॉल साइज का, बैक्टीरिया साइज का जो होते हैं, उसका जो ऑब्जेक्ट जो होते हैं, या कीड़े मकोड़े होते हैं या इंसेक्ट होते हैं, उनको मैग्नीफाई करने के लिए, क्लियरली देखने के लिए ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। दूसरा रीज़न है टू इंक्रीज द शार्पनेस ऑफ इमेज, ठीक है। मैग्नीफाई का मतलब ये है कि उसको बड़ा करके देखने के लिए। मैग्नीफाइंग का मतलब ये है कि छोटे ऑब्जेक्ट को या इंसेक्ट को बड़ा करके देखने के लिए इस कॉम्बिनेशंस की ज़रूरत पड़ती। दूसरी चीज़, बड़ा करके देखने के साथ साथ उसको अच्छे से देखने के लिए, क्लियर देखने के लिए, शार्पनेस लाने के लिए इमेज में, इसके लिए भी थिन लेंस कॉम्बिनेशंस की ज़रूरत पड़ती है। और इमेज को इरेक्ट करने के लिए भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम लोग को पता है जो लेंस होता है ये कैसा इमेज देता है। ऑब्जेक्ट तो सीधा होता है, बट इमेज जो है उल्टा होता है। तो जब हम लोग इसको देखेंगे तो उल्टा दिखाई देगा, तो उल्टा दिखाई देगा तो हम लोग उसको अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। तो इसको, इस रियल इमेज को सीधा करने के लिए भी हम लोग लेंस कॉम्बिनेशंस का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर एक लेंस है जो कि उल्टा इमेज बना रहा है, अगर यहाँ पर एक और लेंस लगा दूँ, तब ये इमेज कैसे दिखेगा, सीधा होके दिखेगा, क्योंकि इसका फोटो इमेज का इमेज यहाँ पर बनने लगेगा, तो हम लोग को अपनी आंखों में ये वाला इमेज दिखाई देगा, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का इस लेंस के रिस्पेक्ट में इमेज यहाँ पर रहेगा, और इस इमेज का इमेज इस लेंस के रिस्पेक्ट में यहाँ पे रहेगा, तो सीधा बना कि नहीं। तो इस वजह से भी लेंस कॉम्बिनेशंस की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है टू इंक्रीज द फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू का मतलब ये है, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है या इंसेक्ट है, तो उनके चारों ओर के क्षेत्र को भी या फील्ड को भी ऑब्जर्व करने के लिए या देखने के लिए, या एरिया को, रेंज को बढ़ाने के लिए भी हमको कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो आई होप ये 4 पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया होगा, और साथ ही आप लोग को ये समझ में भी आ गया होगा कि लेंस को कंबाइन करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है।
ठीक है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, 2 और मोर लेंस को कांटेक्ट में, एक दूसरे के कांटेक्ट में भी कंबाइन करके रखा जाता है किसी किसी डिवाइस में, और किसी किसी इंस्ट्रूमेंट में इसको सेपरेट करके भी रखा जाता है। ये डिपेंड करता है कि हमारा जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है किस पर्पस से बनाया गया है, तो इसका यूटिलाइजेशन जो होता है उस हिसाब से भी लेंस को कंबाइन किया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। डिफरेंट लेंस कॉम्बिनेशन आर यूज्ड इन ऑब्जेक्टिव लाइक कैमरास, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप एंड अदर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया था कि कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें इस प्रकार का कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है। तो वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हो सकते हैं? कैमरा हो सकता है, माइक्रोस्कोप हो सकता है जिसको आप लोग बायोलॉजी लैब में यूज़ करते होंगे, टेलीस्कोप हो सकता है जिसको एस्ट्रोलॉजर लोग यूज़ करते हैं, है ना, एस्ट्रोनॉट लोग भी यूज़ करते हैं। और इसी प्रकार बहुत सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें इस प्रकार का कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे हम लोग बात करेंगे व्हेन टू लेंस इन कॉन्टेक्ट। जब हम लोग 2 कॉन्वेक्स लेंस को कंबाइन कर देते हैं एक दूसरे से, तब फोकल लेंथ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, और इस तरह का कॉम्बिनेशन अगर है तो फोकल लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या होना चाहिए, तो उसी फॉर्मूला को हम लोग डिराइव करेंगे और लास्ट में हम लोग को ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इस वाले लेंस का फोकल लेंथ कितना है, f1 है, और इस वाले लेंस का फोकल लेंथ कितना है, f2 है। तो यहाँ पर दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो टोटल फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2, ये मिल जाएगा। तो ये कैसे मिलेगा, इसी को डिराइव करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस फॉर्मूले का डेरिवेशन। तो सबसे पहले हम लोग कंसीडर कर लेते हैं हमारे पास एक लेंस है जिसको हम लोग L1 कंसीडर कर रखे हैं, और एक और लेंस है हमारे पास जो कि है L2, और L1 और L2 को हम लोग कंबाइन करके रख चुके हैं। और ये वाला जो लाइन देख पा रहे हैं ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो पहले वाला लेंस है L1, इसका फोकल लेंथ कितना है, f1 है, और दूसरे वाले लेंस का फोकल लेंथ कितना है, f2 है। अब हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो सेंटर पॉइंट है C1, ये पहले वाले लेंस का सेंटर पॉइंट है जिसको आप ऑप्टिकल सेंटर भी कंसीडर कर सकते हो, और ये दूसरा वाला जो लेंस है इसका सेंटर पॉइंट क्या है, C2 है। तो ये इसका ऑप्टिकल सेंटर पॉइंट है। और ये जो डॉट 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 लाइन देख रहे हैं इसको रिफ्रैक्टिव एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव एक्सिस कहते हैं। अब हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है पॉइंट O पर। यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है पॉइंट O पर, और हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि ये L2 लेंस अभी नहीं है, केवल हमारे पास सिंगल लेंस है। तो इस सिचुएशंस में जब हम लोग एक रे को इंसिडेंट करवाते हैं पहले वाले लेंस के ऊपर, तो ये यहाँ से रिफ्रैक्टिव एक्सिस से जब ये रिफ्रैक्ट होता है तो इस वाले ऑब्जेक्ट का जो फोटो है या इमेज जो है हमको यहाँ पर मिलता है। जब ये वाला लेंस नहीं होता है जब ये वाला लेंस नहीं होता है तो पॉइंट O पर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसका इमेज कहाँ पर बनता है, आई डैश पॉइंट पर बनता है। अब मैं क्या कर देता हूँ, अब L2 को इससे कंबाइन कर देता हूँ। ये L2 जो दूसरा लेंस है, अब इसको कुछ देर बाद मैं क्या कर देता हूँ, L2 से कंबाइन कर देता हूँ। तब इसी ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो कहाँ पर बनने लगता है, यहाँ पर बनने लगता है, यहाँ के बजाय यहाँ पर बनने लगता है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो रे है पहले यहाँ से रिफ्रैक्ट हुआ, यहाँ से रिफ्रैक्ट होने के बाद ये जो दूसरा वाला लेंस है इससे रिफ्रैक्ट होके ये कहाँ पर आ जाता है, पॉइंट I पर आ जाता है। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं ये जो ऑब्जेक्ट है इसका पहले लेंस के रिस्पेक्ट में जो डिस्टेंस है वो क्या है, u है, और u को क्या कहा जाता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहा जाता है। और पहले वाले लेंस के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट O पर रखे ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो इस पॉइंट पर बनता है। तो पहले वाले लेंस के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग कॉम्बिनेशंस की बात करें तो इसका जो इमेज डिस्टेंस है, ये वाला इमेज का पहले लेंस के रिस्पेक्ट में जो इमेज डिस्टेंस है इसको हम लोग v डैश कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है। और इस वाले लेंस के रिस्पेक्ट में, ये जो दूसरा वाला लेंस के रिस्पेक्ट में ये वाला जो इमेज है इसका ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है। तो इस वाले इमेज का इमेज जो है हमको कहाँ पर मिलेगा, इस पॉइंट पर मिलेगा। ठीक है। तो इसका जो डिस्टेंस है इस वाले लेंस के रिस्पेक्ट में, इमेज डिस्टेंस कितना हो जाएगा, v हो जाएगा। इमेज डिस्टेंस कितना हो जाएगा, v हो जाएगा।
एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और इस वाले लेंस के रिस्पेक्ट में अगर ये लेंस नहीं रहता था तब इसका इमेज कहाँ पर बनता था, यहाँ पर। उस इमेज डिस्टेंस को हम लोग वी डेज कंसिडर किए हैं और जब इस लेंस को हम लोग यहाँ पर ला देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, तो इसका इमेज जो है इस पॉइंट पर बनता है। और इस केस में इस लेंस के लिए ये वाला जो इमेज है ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा और इसका फोटो कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा। इसलिए हम लोग इस वाले लेंस के रिस्पेक्ट में इस वाले इमेज का जो डिस्टेंस है इसको v कंसीडर करके रखे हैं। आई होप अब ये रे डायग्राम आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। इस डायग्राम में L1 L2 का मतलब क्या है मैं बता दिया हूँ, F1 F2 का मतलब क्या है ये भी मैं बता दिया हूँ, C1 C2 का मतलब, I डेस का मतलब, V डेस का मतलब लिख लीजिएगा और U का मतलब भी लिख लीजिएगा। U का मतलब है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, V और V डेस का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस, I और I डेस जो है पोजीशन ऑफ इमेज को शो करता है, C1 C2 जो है सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर को रिप्रेजेंट करता है, F1 F2 फोकल लेंथ और L1 L2 लेंस को रिप्रेजेंट करता है। अब चूंकि हम लोग को पता है लेंस फार्मूला, हम लोग को पता है लेंस फार्मूला क्या होता है। लेंस फार्मूला ए 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, जहां पर v को बोला जाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सॉरी इमेज डिस्टेंस, और u को बोला जाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर मैं पहले वाले लेंस के लिए बात करूं तो पहले वाले लेंस का हम लोग फोकल लेंथ कितना कंसीडर कर चुके हैं, f1 कंसीडर कर चुके हैं, इसलिए f को हटाकर मैं f1 लिखूंगा। इमेज डिस्टेंस, पहले वाले लेंस के लिए इमेज डिस्टेंस हम लोग क्या कंसीडर कर रखे हैं, v डेस, इसलिए इमेज डिस्टेंस v को हटाकर मैं क्या लिखूंगा, v डेस लिखूंगा। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करें तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u ही कंसीडर किए हैं, इसलिए u की जगह पर u ही रहेगा। तो पहले वाले लेंस के लिए हम लोग लेंस फार्मूला लिख लिए हैं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेता हूँ। अब इसी प्रकार हम लोग दूसरे वाले लेंस के लिए लिखते हैं। दूसरे वाले लेंस के लिए अगर मैं लेंस फार्मूला लिखूँ तो फोकल लेंथ को हम लोग f2 कंसीडर कर चुके हैं, फोकल लेंथ को हम लोग क्या कंसीडर कर चुके हैं, f2। और यहाँ पर इमेज डिस्टेंस को हम लोग v ही कंसीडर किए हैं, ठीक है। दूसरे वाले लेंस के रिस्पेक्ट में इमेज डिस्टेंस, v क्या है, इमेज डिस्टेंस, दूसरे वाले लेंस के रिस्पेक्ट में इमेज डिस्टेंस क्या होगा, v होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, चूंकि इस लेंस के लिए ये वाला जो इमेज है इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है और इसका फोटो कहाँ पर बनता है, इमेज कहाँ पर बनता है, इस पॉइंट पर बनता है। इसलिए u को हटाकर मैं क्या कर दूंगा, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। इसलिए u को हटाकर यहाँ पर v डेस लिख देता हूं मैं। तो इस प्रकार से दूसरे वाले लेंस के लिए लेंस फार्मूला मुझे क्या मिल गया, 1/f2 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/v डेस। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लेता हूं। अब आगे हम लोग एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को मैं ऐड कर देता हूं। क्यों, क्योंकि ये लेंस कॉम्बिनेशन है और हम लोग को टोटल फोकल लेंथ निकालना है, ठीक है। इसलिए मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर देता हूं तो मुझे मिल जाता है 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/v डेस माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डेस। अब ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू सेम है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को मिलेगा 1/v और माइनस 1/u, तो उसको मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। अब इक्वेशन नंबर ए से हम लोग को पता है 1/v माइनस 1/u को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/f लिख सकता हूँ। तो इस प्रकार से मुझे क्या मिल जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 1/f2। इसी को मैं लिख सकता हूँ पावर के टर्म्स में। यहाँ पर पावर के टर्म्स में इसको लिख सकता हूँ, इसको P1 कंसिडर कर लेता हूँ और इस वाले को P2 कंसिडर कर लेता हूँ और इसको मैं P कंसिडर कर लेता हूँ। तो इस प्रकार का जो लेंस कॉम्बिनेशन है, इस प्रकार का जो लेंस कॉम्बिनेशन है, इसमें हम लोग को पावर कितना मिल गया, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, ठीक है। तो ये पतले लेंस को जब हम लोग कंबाइन करते हैं, दोनों के बीच किसी भी प्रकार का गैप नहीं होता है, दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट में रहते हैं, तो उस सिचुएशंस में फोकल लेंथ के लिए फॉर्मूला ये है लेंस फार्मूला, और पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। अच्छा, अब किसी स्टूडेंट के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर यहाँ पर मैं इस वाले लेंस को हटाकर कॉन्केव लेंस लगा दूं तब इस फॉर्मूले के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा।
किसी किसी स्टूडेंट के दिमाग में ये आ रहा होगा कि दोनों कॉन्वेक्स लेंस को हटाकर मैं दोनों को अगर मैं कॉन्केव रखूं तब क्या होगा। तो याद रखना, यहाँ पर मैं नोट करके वो पॉइंट लिख दिया हूँ। अगर फर्स्ट लेंस आप लोगों का कॉन्वेक्स लेंस है और सेकेंड लेंस आप लोग का कॉन्केव लेंस है, तो इस सिचुएशंस में टोटल पावर कितना होगा। चूंकि कॉन्वेक्स लेंस के लिए पावर को हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, इसलिए इसका पावर P1 होगा। प्लस करके क्या करना है, इसका वाला पावर लिखना है, तो इसका पावर क्या होता है, निगेटिव होता है, इसलिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो इस वाले कॉम्बिनेशंस के लिए टोटल पावर कितना हो जाएगा, P इज इक्वल टू P1 माइनस P2। और इसी को फोकल लेंथ के टर्म्स में लिखूं तो चूंकि हम लोग को पता है फोकल लेंथ और पावर के बीच रिलेशन होता है P इज इक्वल टू 1/f, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/f इज इक्वल टू 1/f1 माइनस 1/f2। ठीक है। और अगर मैं दोनों कॉम्बिनेशन को कॉन्केव कर दूं, तब दोनों सिचुएशंस में हम लोग को, अगर मैं दोनों लेंस को कॉन्केव कंसीडर कर लूं तो मुझे मिल जाएगा P इज इक्वल टू, इसका पावर कितना होगा माइनस P1, इसका पावर कितना होगा माइनस P2, तो मुझे कितना मिल जाएगा P इज इक्वल टू माइनस P1 माइनस P2। अगर मैं इसको फोकल लेंथ के टर्म्स में लिखूं तो 1/f इज इक्वल टू माइनस 1/f1 माइनस 1/f2 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से इस कॉम्बिनेशंस के लिए हमको फोकल लेंथ पावर ये मिलेगा और इस वाले कॉम्बिनेशंस के लिए पावर और फोकल लेंथ ये मिलेगा, और इस वाले कॉम्बिनेशंस के लिए हम लोग को फोकल लेंथ ये और पावर ये मिलेगा। ठीक है। आई होप ये सारा पॉइंट आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से अगर हमारे पास, अभी हम लोग 2 लेंस की बात किए हैं, इसी प्रकार हमारे पास 3 लेंस का कॉम्बिनेशन हो, 4 लेंस का कॉम्बिनेशन हो, तो उस सिचुएशंस में इसी फॉर्मूले को हम लोग क्या लिख सकेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/f1 1/f2 डॉट 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 1/fn। तो ये हो जाएगा मोर देन टू लेंस कॉम्बिनेशंस के लिए फोकल लेंथ, और पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस डॉट 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 Pn हो जाएगा। ठीक है। तो ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। यहाँ पर केस 1 को हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। 2 लेंस के बीच अगर कोई कांटेक्ट, दोनों कांटेक्ट में है, दोनों के बीच कोई सेपरेशन डिस्टेंस नहीं है, तो उस सिचुएशंस में यहाँ पर हम लोग को फोकल लेंथ और पावर का फॉर्मूला कुछ ऐसा मिलेगा। अब कुछ बच्चों के दिमाग में यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर अगर मैं दोनों लेंस को सेपरेट कर दूँ और दोनों के बीच के डिस्टेंस को डी कंसिडर कर लूँ, तब इस फॉर्मूले के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग सेकेंड केस की बात करते हैं। सेकेंड केस में हम लोग क्या कर देते हैं, अब दोनों लेंस को सेपरेट कर देते हैं। थिन लेंस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। हम लोग कंसिडर कर लेते हैं एक लेंस हमारे पास L1 है, दूसरा लेंस L2 है, और दोनों को हम लोग कुछ डिस्टेंस पर सेपरेट कर दें, उस डिस्टेंस को हम लोग D कंसिडर कर लेते हैं। पहले वाले लेंस का फोकल लेंथ हम लोग f1 कंसीडर कर लेते हैं, और इस लेंस का जो सेंटर पॉइंट है इसको c1 कंसीडर कर लेते हैं। उसके बाद दूसरे वाला जो लेंस है इसका सेंटर पॉइंट को हम लोग c2 कंसीडर कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, O पॉइंट पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। यहाँ से जब रे ऑफ लाइट को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करवाते हैं, तो ये पहले वाले लेंस से क्या हो जाता है, डेविएट हो जाता है या रिफ्रैक्ट हो जाता है बोल सकते हैं। और हम लोग स्टार्टिंग में कंसिडर कर लेते हैं कि ये वाला लेंस यहाँ पर नहीं है। तो इस सिचुएशंस में यहाँ से ये रिफ्रैक्टिव एक्सिस से पॉइंट ए कंसिडर कर लेते हैं। इस पॉइंट ए से ये रिफ्रैक्ट होकर ये कहाँ पर जाता है, ये पॉइंट एफ पर चला जाता है। पॉइंट एफ क्या है, प्रिंसिपल फोकस पॉइंट है, प्रिंसिपल फोकस पॉइंट पर चला जाता है। अब मैं कंसिडर कर लेता हूं, कुछ देर बाद ये वाले लेंस को यहां पर लाकर पुट कर देते हैं। जब इसके सामने, इस वाले रे के सामने इस लेंस को लाकर जब हम लोग रखते हैं, तो इस वाले रे का एक बार और रिफ्रैक्शन या डेविएशन हो जाता है, जिसको हम लोग पॉइंट बी कंसिडर कर लेते हैं। और पॉइंट बी से रिफ्रैक्ट होके अब ये लाइट यहाँ ना जाकर, ये वाला रे ऑफ लाइट यहाँ ना जाकर कहाँ पर आ जाता है, इस पॉइंट पर आ जाता है। और इस पॉइंट को हम लोग एफ डैश कंसिडर कर लेते हैं। इस वाले पॉइंट को क्या कंसीडर कर लेते हैं, एफ डैश कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट की हाइट है, इस ऑब्जेक्ट की हाइट को हम लोग h1 कंसीडर कर लेते हैं, जो कि ac1 के इक्वल है। ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर जो पॉइंट BC2 मिला है,
यहाँ पर इसकी जो डिस्टेंस है इसको हम लोग h2 मान लेते हैं। इस वाले डिस्टेंस को h1 कंसिडर कर लेते हैं जो ऑब्जेक्ट की हाइट की है, और यहाँ पर b और c2 ये वाला जो है इस वाले हाइट को मतलब इस वाले डिस्टेंस को हम लोग h2 कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जब इस पॉइंट से ये लाइट जब डेविएट हुआ तो उस डेविएशन एंगल को हम लोग del 1 कंसिडर कर लेते हैं। उसके बाद इस पॉइंट पर ये लाइट डेविएट हुआ तो उस डेविएशन एंगल को हम लोग del 2 कंसिडर कर लेते हैं, और इस पॉइंट से ये डेविएट होके यहाँ पर आया तो इस रे को, इस वाले एक्चुअल रे को जब हम लोग पीछे की तरफ आगे बढ़ाते हैं, पीछे की तरफ बढ़ाते हैं और ये वाले रे को आगे की तरफ बढ़ाते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट डी पर इंटरसेक्ट करते हैं। पॉइंट डी पर ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। अब इस पॉइंट डी पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ और इस लाइन को मैं डी सी नाम दे देता हूँ, और ये पॉइंट सी जो है दोनों लेंस के कॉम्बिनेशन का सेंटर पॉइंट है। दोनों लेंस के कॉम्बिनेशन का सेंटर पॉइंट है क्या, पॉइंट सी। और यहाँ पर पॉइंट डी जहाँ पर ये वाला रे और ये वाला रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा था, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दिया हूँ जिसको मैं डी सी नाम दे दिया हूँ। आई होप ये सारा पॉइंट आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर इस वाले लेंस का फोकल लेंथ क्या है, f1 है, तो इस डायग्राम में वो कहाँ पर दिखेगा, तो ये जो प्रिंसिपल फोकस है और ये जो पहले वाला लेंस है, इन दोनों के बीच के लेंथ को मैं क्या नाम दे देता हूँ, f1, और इसी को कहा जाता है पहले वाले लेंस का फोकल लेंथ। इसी प्रकार ये जो दूसरा वाला लेंस है और ये f डैश है, दोनों के बीच के लेंथ को मैं f2 कंसिडर कर लेता हूँ और f2 को कहा जाता है दूसरे वाले लेंस का फोकल लेंथ। ठीक है, और ये वाला जो f डैश पॉइंट है और ये जो DC लाइन है, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को मैं f कंसिडर कर लेता हूँ जो इस कॉम्बिनेशंस का टोटल फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आई होप ये सारा पॉइंट आप सभी को समझ में आया होगा। अब यहाँ पर हम लोग मैथमेटिक्स का एक नया कॉन्सेप्ट लगाने जा रहे हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। मैथमेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, एक कॉन्सेप्ट है अल्टरनेट एंगल, दूसरा कॉन्सेप्ट है अपोजिट एंगल। अल्टरनेट एंगल में क्या होता है, कंटिन्यूअसली जो एंगल मिलता है, जैसे कि ये एक पैरेलल लाइन है, ये एक पैरेलल लाइन है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है ना, इसलिए इसको पैरेलल लाइन बोला हूं मैं। और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो कि इसको इंटरसेक्ट करता है, तो यहाँ पर एक एंगल मिलता है और यहाँ पर दूसरा एंगल मिलता है, तो यहाँ पर ये दोनों एंगल क्या होता है, θ1 θ2 के इक्वल होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है अल्टरनेट एंगल। इसी प्रकार जब दो लाइन जो है एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट करते हैं तो आमने सामने का एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, θ1 θ2 के इक्वल होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है अपोजिट एंगल। आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ रखा होगा, तो इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर भी अप्लाई करते हैं। तो जब ये वाला जो रे है पॉइंट ए से जब डेविएट होता है तब हम लोग को एक डेविएशन एंगल मिलता है del 1, और जब हम लोग अल्टरनेट का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो इसका जो अल्टरनेट एंगल होगा वो पॉइंट F पर मिलता है, यहाँ पर मिलता है। तो इसका अल्टरनेट हमको कहाँ पर मिलता है, यहाँ पर मिलता है, इसको भी del 1 कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से θ1 θ2 क्या होगा, इक्वल होगा। उसी प्रकार यहाँ पर ये del 1 है तो ये वाला एंगल भी क्या होना चाहिए, del 1 होना चाहिए। उसी प्रकार अगर मैं इस वाले पॉइंट पर ये वाला रे जो है डेविएट होता है del 2 एंगल से, तो इसका जो अपोजिट एंगल हमको कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर जो एंगल मिलेगा इसको मैं, अगर ये del 2 है तो ये भी del 2 होगा। उसी प्रकार इस वाले डेविएशन एंगल और इस वाले डेविएशन एंगल की वजह से जो इस कॉम्बिनेशन में टोटल डेविएशन मिलेगा वो मुझे मिलेगा del, और इस वाले एंगल का जो अपोजिट नहीं अल्टरनेट एंगल हमको यहाँ पर मिलेगा पॉइंट F डैश पर। तो पॉइंट F डैश पर जो एंगल है, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल यहाँ पर होगा। तो इस वाले एंगल को मैं फिर से कंसिडर कर लेता हूँ, ये del है। इसको क्या कंसिडर कर लेता हूँ, del है। तो आई होप ये एंगल का कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग डेरिवेशंस की तरफ बढ़ते हैं। इस तरह के जो लेंस कॉम्बिनेशन है इसके लिए हम लोग फोकल लेंथ का फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग को ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा AFC1। तो यहाँ पर एंगल कितना है, del 1 है। तो यहाँ पर tan थीटा का कॉन्सेप्ट लगाऊं तो tan del 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर del 1 का वैल्यू बहुत छोटा है तो tan del 1 को हम लोग लगभग
डेल 1 के इक्वल कंसीडर कर सकते हैं। और टेन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है AC1, और AC1 को हम लोगों ने क्या मान रखा है H1, तो इसलिए परपेंडिकुलर को मैं H1 कंसीडर कर लेता हूँ। उसी प्रकार इस वाले ट्रायंगल का बेस क्या हो जाएगा C1 और F हो जाएगा, और C1 F को हम लोग क्या कंसीडर कर रखे F1, तो इसलिए हम लोग को डेल 1 का वैल्यू क्या मिल जाएगा H1 अपॉन F1 मिल जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार हम लोग कर एक और ट्रायंगल सपोज करते हैं। ये वाला ट्रायंगल है BC2F यहाँ पर एंगल कितना है डेल है, तो यहाँ पर ये वाला एंगल कितना है डेल है, और यहाँ पर ये वाला जो एंगल है ये लगभग किसके इक्वल होगा, ये वाला जो एंगल है ये लगभग डेल 2 के इक्वल होगा। अब ये वाला जो एंगल है डेल 2 के इक्वल क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल है तो अल्टरनेट एंगल का जब कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो यहाँ पर जितना एंगल बना है उतना ही एंगल तो यहाँ पर भी बनेगा इस वाले कॉन्सेप्ट से। अब यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कैसे हो रहा है, ये इंटरसेक्ट कुछ ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो इसी में समझ सकते हैं, इसी डायग्राम में यहाँ पर जितना एंगल होगा उतना ही एंगल यहाँ पर होगा, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पर जो एंगल होगा, यहाँ पर एंगल कितना कंसीडर किए हैं डेल 2, तो उतना ही एंगल यहाँ पर होगा, इसलिए यहाँ पर डेल जो है डेल 2 के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर टेन का अगर मैं कॉन्सेप्ट लगाऊं इसमें, तो टेन डेल 2 इसको लगभग डेल 2 के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं। और इसका परपेंडिकुलर क्या है BC2 है, तो परपेंडिकुलर BC2 को हम लोग क्या कंसीडर कर रखे हैं H2, तो ये H2 हो जाएगा। और बेस क्या है C2F' है, तो C2F' को हम लोग क्या मान रखे हैं F2, इसलिए यहाँ पर बेस क्या हो जाएगा F2। तो फाइनली हम लोग को डेल 2 का वैल्यू क्या मिल गया H2 अपॉन F2 मिल गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। इसके बाद फिर से हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल DCF'। यहाँ पर एंगल क्या मिला था हम लोग को डेल मिला था, तो इसलिए टेन डेल इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, अच्छा ये DC परपेंडिकुलर है ना, तो ये DC जो है लगभग AC1 के इक्वल है, ये DC जो है लगभग AC1 के इक्वल है, और AC1 को हम लोग क्या कंसीडर कर रखे हैं H1, इसलिए परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या हो जाएगा H1। उसी प्रकार यहाँ पर बेस का वैल्यू CF' बेस का वैल्यू है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा F हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर F आ गया है। तो इस प्रकार से टेन डेल को मैं डेल की इक्वल लिखूं तो डेल इज इक्वल टू कितना मिल गया H1 अपॉन F मिल गया। इसको इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर कर लेता हूं। अब इस पूरे कॉम्बिनेशन में ये जो रे ऑफ लाइट है इसका टोटल डेविएशंस को हम लोग लिख सकते हैं डेल इज इक्वल टू डेल 1 प्लस डेल 2। इससे हम लोग को टोटल डेविएशन पता चल जाएगा कि इसमें लाइट का टोटल डेविएशन कितना हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देता हूँ और देखता हूँ मुझे क्या मिलता है। तो इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 से हम लोग को मिल जाता है H1 अपॉन F इज इक्वल टू H1 अपॉन F1 प्लस H2 अपॉन F2। इसको इक्वेशन नंबर 4 कंसिडर कर लेते हैं। एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर किसी को ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं समझ में आया है तो ये वाला जो इक्वेशंस 4 है इसको निकालने का एक और तरीका है जिसको मैंने यहाँ पर लिख रखा है। तो इस वाले इक्वेशंस 4 को हम लोग इस तरह से भी डिराइव कर सकते हैं, कैसे बता देता हूँ। तो चूंकि हम लोगों ने पढ़ रखा है पतले लेंस के लिए, जब हम लोग पावर ऑफ लेंस पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने प्रूफ कर रखा था डेल इज इक्वल्स टू H अपॉन F, ठीक है। तो उसी को यहाँ पर लिखा हूँ डेल इज इक्वल्स टू H अपॉन F। तो यहाँ पर डेविएशन एंगल डेल 1 के लिए, डेल 1 किसके वजह से, लेंस L1 की वजह से। तो यहाँ पर डेल को मैं डेल 1 लिखता हूँ, H को H1, F को F1 लिखता हूँ, ये पहले लेंस के लिए हो गया। उसी प्रकार डेविएशन एंगल मैं दूसरे एंगल के लिए लिख सकता हूँ, तो दूसरे एंगल के लिए क्या हो जाएगा डेल 2 इज इक्वल्स टू H2 अपन F2 हो जाएगा। उसी प्रकार इस पूरे कॉम्बिनेशन में टोटल को मैं कितना लिख सकता हूँ, टोटल डेविएशन को डेल इज इक्वल्स टू H1 अपॉन F लिख सकता हूँ, क्योंकि जो टोटल डेविएशन है ये मुझे पहले लेंस की वजह से मिला है, इस वजह से यहाँ पर H2 ना लेकर H1 लिए हैं, इसलिए डेल इज इक्वल्स टू H1 अपॉन F हो जाएगा। अब यहाँ पर डेल 1 का वैल्यू मिल गया, डेल 2 का वैल्यू मिल गया और डेल का भी वैल्यू मिल गया। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन में टोटल डेविएशंस का
वैल्यू कितना हो जाएगा, डेल इज इक्वल टू डेल वन प्लस डेल टू हो जाएगा। अब यहाँ पर डेल टू और डेल वन का वैल्यू रखूँगा तो मुझे यही इक्वेशन मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, एच वन अपॉन एफ इज इक्वल टू एच वन अपॉन एफ वन प्लस एच टू अपॉन एफ टू। देखो वही इक्वेशंस मिल गया है। तो आप लोगों को अगर ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है तो इससे पहले वाले लेक्चर में जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे पतले लेंस के लिए और पावर ऑफ लेंस के लिए, ये वाला फॉर्मूला हम लोग डिराइव किए थे। इस कॉन्सेप्ट से भी हम लोग इक्वेशन नंबर 4 को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फाइनली हम लोग को इक्वेशन नंबर 4 मिल गया। यहाँ पर आप लोगों को एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये एफ डैश नहीं है, ये एफ है ना। एक ट्रायंगल दिख रहा होगा ए सी वन एफ। दूसरा ट्रायंगल दिख रहा होगा ट्रायंगल बी सी टू एफ। तो इसको अगर मैं यहाँ पर बना लूँ तो ये एक ट्रायंगल है मेरे पास, ये एक ट्रायंगल है, ये है ए और ये है C1। और यहाँ पर एक और ट्रायंगल बना लेता हूँ, ये है C2 और ये है B, और इस पॉइंट को मैं F कंसीडर कर लेता हूँ। और यहाँ पर एंगल कितना बना था, ये वाला एंगल अगर डेल वन है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, डेल वन होगा। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा इसको मैं डेल वन कंसिडर कर लेता हूँ। अब इसको हम लोग दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो टेन का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं इसमें। तो टेन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल के लिए टेन का कॉन्सेप्ट लगाऊंगा तब भी मुझे टेन डेल वन मिलेगा, और इस वाले ट्रायंगल के लिए अगर मैं टेन का कॉन्सेप्ट लगाऊं तब भी मुझे टेन डेल वन मिलेगा। ठीक है, बट इस वाले ट्रायंगल के लिए टेन का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, AC1 है, और बेस क्या चीज है, C1F है। इसका परपेंडिकुलर क्या है, BC2 है। बेस क्या है, C2F है। तो यहां पर टेन डेल वन अगर दोनों को मैं इक्वेट कर दूं तो मुझे AC1 अपॉन C1F मिलेगा, जो कि मैं यहां पर लिखा हुआ हूं, और दूसरा हमें मिलेगा C2F मिलेगा, जिसको मैं यहां पर लिखा हुआ। एक तो ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, दूसरा कॉन्सेप्ट ये लगा सकते हो, अगर यहाँ पर सिमिलर रूल लगाऊं तो पहले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर दूसरे ट्रायंगल के परपेंडिकुलर के इक्वल होगा, इसको इधर लाएंगे तो, और दूसरे वाले पहले वाले ट्रायंगल का जो बेस है दूसरे वाले ट्रायंगल के बेस के इक्वल होगा। ये कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं। तो दोनों कॉन्सेप्ट से ही इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को जो इजी लगे उसको यूज करना। मैं इस वाले कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज किया हूँ। ठीक है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट बताया हूँ ना, इसको यहाँ पर यूज किया हूँ। अब आगे बात करते हैं। यहाँ पर AC1 को हम लोग कंसीडर कर रखें H1, इसलिए इसको H1 लिख देता हूँ। C1F को हम लोग F1 लिख लेते हैं, और BC2 को H2 लिख देता हूँ। और यहाँ पर C2F इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, C1F माइनस C1C2 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये है C1 और F। अगर मैं इतने में से यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस में से C1C को अगर मैं काट कर फेंक दूँ, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को अगर मैं काट के फेंक दूँ तो मुझे ये वाला डिस्टेंस मिलेगा। और ये वाला डिस्टेंस क्या है, C2F है। क्या है, C2F है। इसका मतलब C2F को मैं C1F माइनस C1C2 के इक्वल लिख सकता हूँ। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। अगर मैं C1F में से C1C2 को अगर मैं हटा दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, C2F मिल जाएगा। इसलिए यहाँ पर C2F को मैं क्या लिख सकता हूँ, C1F माइनस C1C2 लिख सकता हूँ। अब C1F का वैल्यू क्या है, C1F का वैल्यू क्या है, हम लोग F कंसीडर कर रखे हैं, इससे पहले वाले पेज में बताया था। और C1C2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, C1 और C2 को हम लोग लिख सकते हैं D, क्योंकि दोनों लेंस को किस डिस्टेंस से सेपरेट किए हैं, D डिस्टेंस से। तो ये C1 C2 के बीच का डिस्टेंस क्या है, D। इसलिए मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ H1 अपॉन F1 इज इक्वल टू H2 अपॉन F1 माइनस D। अब यहाँ पर इस वाले वैल्यू को अगर मैं इधर ट्रांसफर कर दूं तो मुझे H2 इज इक्वल टू मिल जाता है F1 माइनस D अपॉन F1 H1। इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 कंसीडर कर लेता हूं। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 4। यहाँ पर ये जो H2 का वैल्यू मिला है, अगर इस इक्वेशंस को मैं इक्वेशन नंबर 4 में H2 की जगह पर पुट कर दूं तो मुझे मिल जाएगा H1 अपॉन F1 प्लस F1 माइनस D H1 अपॉन F1 F2, इतना मिल जाएगा। अब यहाँ पर H1 को मैं कॉमन निकाल दूँ दोनों तरफ से, तो यहाँ से H1 जो है, यहाँ से H1 जो है कट जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से H1 को मैं कॉमन निकालूंगा तो अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन F1 प्लस
F1 माइनस डी अपॉन में बच जाएगा F1 F2। तो H1 और ये H1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली हम लोग को कितना मिल जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f1 F2 और F1 माइनस FD मिल जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर इसको ब्रैकेट ओपन कर दूं, यहाँ पर अगर मैं ब्रैकेट ओपन कर दूं तो आगे मुझे क्या मिलेगा, ये वाला 1/f1 यहाँ रहेगा प्लस यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करूँगा तो ये वाला f1 ये वाला f1 कट जाएगा, मेरे पास 1/f2 बचेगा और यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये d/f1 f2 हो जाएगा और वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस इक्वेशंस को मैं ऐसा लिख सकता हूँ। अब चूंकि हम लोग को पता है p इज इक्वल टू 1/f होता है, इसलिए इसको मैं लिख सकता हूँ p इज इक्वल टू p1 प्लस p2 माइनस dp1 p2। तो इसी को कहा जाता है, अगर टू लेंस का कॉम्बिनेशन है और दोनों लेंस को हम लोग सेपरेट कर दिए डी डिस्टेंस से, तो उस सिचुएशंस में इस कॉम्बिनेशंस का जो टोटल पावर है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू p1 प्लस p2 माइनस dp1 p2। और अगर मैं फोकल लेंथ की बात करूं तो वो आ जाता है 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2। तो ये टॉपिक भी यहाँ पर, ये वाला सेकेंड केस भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। और अगर हम लोग मैग्निफिकेशंस की बात करें तो मैग्निफिकेशन जो है मल्टीपल के फॉर्म में होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग m को क्या लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू m1 क्रॉस m2 डॉट 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 mn। ये n कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के लिए टोटल मैग्निफिकेशंस का वैल्यू है। यहाँ पर पावर और फोकल लेंथ के केस में हम लोग ऐड करते हैं क्योंकि ये एडिशन फॉर्म में बढ़ता है। जब हम लोग लेंस की क्वांटिटीज़ को बढ़ाते हैं, तो फोकल लेंथ और पावर जो है एडिशंस के फॉर्म में इंक्रीज होता है। बट मैग्निफिकेशंस का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है ये मल्टीपल फॉर्म में होता है। किस में होता है, मल्टीपल फॉर्म में होता है। इसलिए जब टोटल मैग्निफिकेशंस निकालते हैं तो इंडिविजुअल लेंस का जो मैग्निफिकेशन है उसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और पावर फोकल लेंथ निकालते हैं तो उसको हम लोग ऐड करते हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो अगर हमारे पास n लेंस है तो उनका टोटल मैग्निफिकेशंस का वैल्यू कितना हो जाएगा, m इज इक्वल टू m1 क्रॉस m2 क्रॉस m3 डॉट 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 mn हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर सेकेंड केस भी कंप्लीट होता है। आई होप ये सारा पॉइंट आप सभी को समझ में आया होगा। फिर भी अगर कुछ डाउट रह जाता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ यहाँ पर इस टॉपिक में। आज का हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस। लेकिन ज़्यादातर आप लोगों के एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है उनमें से ये केस 1 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जो केस 1 जो है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन और फॉर्मूला ये उतना ज़्यादा, और सेकंड वाला केस वाला जो है वो उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो पहले वाले केस के ऊपर ज़्यादा फोकस करिएगा आप लोग, सेकंड वाले का कम से कम फॉर्मूला याद रख लीजिएगा। ये वाला जो फॉर्मूला है ना इसको याद रख लीजिएगा। अगर टू लेंस कॉम्बिनेशंस को अगर हम लोग डी डिस्टेंस से सेपरेट कर दें तो ये फॉर्मूला मिलता है। और यदि आपके सिलेबस में ये मेंशन है, अगर ये आपके सिलेबस में मेंशन है तभी आप इसका डेरिवेशंस करिएगा, अदरवाइज फर्स्ट केस को करिएगा। तो इस टॉपिक को करने से पहले, केस 2 का डेरिवेशंस करने से पहले आप लोग अपना सिलेबस चेक कर लीजिएगा कि ये डिलीटेड है कि आपके सिलेबस में दिया है, और अदरवाइज दिया भी होगा तो ये वाला केस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछा जाता है केस 2 के मुकाबले। तो इस प्रकार से ये टॉपिक जो है कंप्लीट होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस। अब इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है, इस चैप्टर का 11th नंबर का टॉपिक है जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म। तो सबसे पहले इस टॉपिक को समझने से पहले आप लोगों को रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट पता होना बहुत ज़रूरी है। रिफ्रैक्शन क्या होता है, एक लाइट से रिलेटेड एक फिनोमिनन है, एक घटना होती है जिसमें जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो जैसे ही दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है लाइट, तो लाइट का यहाँ पर क्या हो जाता है, बेंडिंग हो जाता है। तो बेंडिंग ऑफ लाइट का जो फिनोमिनन है उसी को हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। बट आप लोग 10th क्लास में रिफ्रैक्शंस को किस केस में पढ़े हैं, आप लोग ग्लास स्लैब के केस में पढ़े हैं, ग्लास स्लैब के केस में पढ़े हैं। यहाँ पर जब लाइट को हम लोग इंसिडेंट करवाते हैं
तो इसका क्या हो जाता है, रिफ्रैक्शन हो जाता है। बट यहाँ पर हम लोग प्रिज्म के केस में पढ़ रहे हैं, प्रिज्म में भी लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, तो उसी के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग समझ लिए कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। अगर रिफ्रैक्शंस का डेफिनेशन पूछे तो 1 लाइन में लिख देना, ये 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं। रिफ्रैक्शन इज द फिनोमेनन ऑफ लाइट इन विच व्हेन अ लाइट इज इंसिडेंट ऑन one medium to another medium, then the light is bent toward the normal. This phenomenon is called refraction of light. ये आप लोग लिख सकते हैं। अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म, और इसके लिए हम लोग डेरिवेशंस भी देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो रे डायग्राम दिया हुआ है इसको समझ लेते हैं। हम लोग कंसीडर कर लेते हैं हमारे पास एक प्रिज्म है, उस प्रिज्म का फेस को हम लोग कंसीडर किए हैं A B C। ये एक प्रिज्म का फेस है, ये एक प्रिज्म का एक फेस है। वैसे प्रिज्म में कितना फेस होता है, कितना ट्रायंगल फेस होता है, कितना रेक्टेंगल फेस होता है, कितना एज होता है, कितना कोर होता है, और प्रिज्म का डेफिनेशन क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं क्लास 10th का जो लेक्चर है उसमें डिस्कस कर चुका हूं, और मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूं क्लास 12th का जो चैप्टर 9 है इसको स्टार्ट करने से पहले 10th का जो लेक्चर डला हुआ है उसको कंप्लीट देखने के बाद ही ये चैप्टर 9 समझ में आएगा। तो उसमें ऑलरेडी मैं प्रिज्म के बारे में डिस्कशन कर चुका हूँ, रिफ्रैक्शन क्या होता है, प्रिज्म क्या होता है, हर चीज़ डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पर केवल हम लोग उसी चीज़ को पढ़ने वाले हैं जो 12th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और 12th क्लास के एग्जाम में पूछा जाता है, केवल उसी को पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ये प्रिज्म का एक फेस है, एक टुकड़ा है जिसमें A B C यहाँ पर एक एंगल है ना, या इसका साइड्स है, A B एक साइड्स है, B C एक साइड्स है और A C भी एक साइड्स है ना। इसको बोला जाता है रिफ्रैक्टिंग एज, इस वाले सरफेस को बोला जाता है रिफ्रैक्टिंग फेस, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, एक लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं। ये जो प्रिज्म है ना इसमें एक लाइट इंसिडेंट करवाते हैं। इस रे ऑफ लाइट को मैं पी क्यू से डिनोट करता हूँ। पी क्यू यहाँ पर क्या है, इंसिडेंट रे है। जैसे ही ये प्रिज्म के ए बी सरफेस पर स्ट्राइक होता है या इंसिडेंट होता है तो पॉइंट क्यू से ये रिफ्रैक्ट हो जाता है। रिफ्रैक्ट होने के बाद ये पॉइंट आर से होते हुए पॉइंट एस पर चला जाता है। तो यहाँ पर P और Q को कहा जाता है इंसिडेंट रे, और यहाँ पर Q और R को कहा जाता है रिफ्रैक्टेड रे, और R और S को कहा जाता है इमर्जेंट रे। इसको क्या कहा जाता है, इमरजेंस या इमर्जेंट रे कहा जाता है। इस चीज को याद रखिएगा, किसको, R S को। और यहाँ पर जो पॉइंट Q है यहाँ पर एक नॉर्मल कंसिडर कर लेते हैं। इस नॉर्मल को मैं QN नाम दे देता हूँ, और इस पॉइंट R पर यहाँ पर भी एक नॉर्मल कंसिडर कर लेता हूँ इसको मैं RN नाम दे देता हूँ। और ये नॉर्मल क्यों डाला जाता है, आप लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं, क्लास 10th में, क्लास 8th में भी पढ़ चुके हैं। नॉर्मल क्यों डाला जाता है, ये केवल एक इमेजिनरी लाइन होता है जिसको इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल या फिर इमर्जेंट एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए या रीड करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ से लाइट आती है, इंसिडेंट होती है, यहाँ से रिफ्रैक्ट हो जाती है, यहाँ से इमर्ज हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं तो यहाँ पर इंसिडेंट एंगल मिलता है, यहाँ पर रिफ्रैक्टेड एंगल मिलता है। यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं तो यहाँ पर भी हम लोग को इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये इंसिडेंट एंगल होता है और ये इमर्जेंट एंगल होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो इसको मैं आर डैश से रिप्रेजेंट किया हूँ, और इस वाले सरफेस के ये वाला जो फेस है ना AC, इसके रिस्पेक्ट में ये इंसिडेंट एंगल हो जाता है, बट ये रिफ्रैक्टेड एंगल है। इस चीज़ को याद रखिएगा, इसके रिस्पेक्ट में ये इंसिडेंट का काम करता है। और जब ये पूरे प्रिज्म से जब ये बाहर निकल जाता है तो यहाँ पर एक और रे मिलता है RS, जिसको इमर्जेंट रे कहा जाता है। और अगर ये प्रिज्म का ये वाला फेस नहीं होता तो ये वाला रे जो है इधर रिफ्रैक्ट ना होकर ये सीधा चला जाता। तो ये सीधा चला जाता तो इसका पाथ क्या होता, कुछ ऐसा होता। और इस वाले फेस से ये क्या हुआ है, इमर्ज हुआ है। अगर इस रे को अगर मैं पीछे की तरफ मैं अगर बढ़ा दूं
तो ये वाला रे और ये वाला रे दोनों एक दूसरे को कहाँ पर कट करते हैं, पॉइंट एम पर कट करते हैं। तो यहाँ पर मुझे एक एंगल मिलता है, इस एंगल को क्या कहा जाता है, डेविएशन एंगल कहा जाता है। इस एंगल को क्या कहा जाता है, डेविएशन एंगल कहा जाता है। और यहाँ पर पॉइंट ए पर एक और एंगल होता है, इस एंगल को एंगल ऑफ प्रिज्म कहा जाता है और इसको डिनोट किया जाता है, एंगल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है एंगल ऑफ प्रिज्म को। तो ये रहा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म का रे डायग्राम। आई होप ये रे डायग्राम आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए मैथमेटिकल फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो इस रे डायग्राम में पी क्यू का मतलब क्या है, इंसिडेंट रे, क्यू आर का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, आर एस का मतलब है इमर्जेंट रे, और ए बी सी का मतलब यहाँ पर है प्रिज्म का एक फेस है, जियोमेट्रिकल शेप है या फेस है। कोण ए का मतलब है प्रिज्म एंगल, डेल का मतलब है डेविएशन एंगल, एंगल आई का मतलब है इंसिडेंट एंगल, और एंगल आर का मतलब है रिफ्रैक्टेड एंगल, और आई डेस या इसी को किसी किसी बुक में ई लिखा रहता है, इसका मतलब होता है इमर्जेंट एंगल, और एंगल आर डेस का मतलब होता है इंसिडेंट एट एस सी सरफेस। जैसे कि यहाँ पर मैं बताया था आर डेस जो है इस सरफेस के रिस्पेक्ट में इंसिडेंट रे का काम करता है। और एन का मतलब क्या है, नॉर्मल है पॉइंट क्यू पर, और एम का मतलब क्या है, इंटरसेक्ट पॉइंट है किसके किसके बीच का, जो इंसिडेंट रे है इस ए बी सरफेस की अब्सेंस में, ठीक है। और जब ये आर एस लाइन को पीछे की तरफ हम लोग इंक्रीज करते हैं तो उस सिचुएशंस में हमको एक पॉइंट मिलता है एम। तो एम को आप लोग शॉर्ट में लिख लेना, इंटरसेक्ट पॉइंट है, ठीक है। अब आगे हम लोग क्या करते हैं, नाउ फ्रॉम क्वाड्रिलेटरल ए क्यू एन आर। अब यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल मिल रहा है हम लोग को जिसका नाम है क्यू ए कहाँ पर है, ये है ए क्यू एन आर। एक बार और रिपीट करता हूँ, ए क्यू एन आर, इसको क्या कहा जाता है, क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। अगर इसमें मैं क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट लगाऊं तो यहाँ पर ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है क्यू एन आर, ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, इन दोनों का जो एडिशन है, इन दोनों का जो एडिशन है ये कितने के इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा। अगर आप लोग इसको ध्यान से देखें और क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाएं तो ये दोनों एंगल का एडिशन किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। इसी प्रकार एक ट्रेंगल है हमारे पास, वो ट्रेंगल कौन सा है, क्यू एन आर है। क्या है, क्यू एन आर है। ये वाला ट्रेंगल आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। तो इस वाले ट्रेंगल के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तीनों एंगल का जो एडिशन है 180 के इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा। आप लोग मैथमेटिक्स में ये सारा चीज़ पढ़ चुके होंगे, ठीक है। मैथमेटिक्स में अगर कोई ट्रेंगल है तो उस ट्रेंगल में 3 एंगल्स है, तो तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 के इक्वल होता है, क्योंकि किसी भी ट्रेंगल में जो इंडिविजुअल जो एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है। उसी प्रकार क्वाड्रिलेटरल में यहाँ पर 2 एंगल को लिए हैं और दोनों 60 डिग्री का होता है, इसलिए इसको 180 डिग्री लिखा जाता है। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिए, इसको इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 से कंपेयरिंग इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड को दोनों को इक्वेट करने पर, लेफ्ट हैंड साइड है ये इसका और ये इसको इधर लिख दिए हैं, तो यहाँ पर ये वाला और ये वाला एंगल कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है। तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा एंगल आर डेस इज इक्वल्स टू एंगल ए। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 कंसिडर कर लेता हूँ। अब आगे बात करते हैं ट्रेंगल एम क्यू आर। एंगल एम क्यू आर कहाँ पर है, एम क्यू आर। अब इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं। इस वाले ट्रायंगल में यूजिंग एक्सटीरियर थ्योरम, फिर से आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे एक्सटीरियर थ्योरम, जिसको हम लोग बोलते हैं बाह्य कोण का कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है, कोई भी ट्रायंगल जो होता है ना, तो इसके अंदर में जो एंगल होता है, ये दोनों एंगल बाहर का जो एंगल होता है उनके सम के इक्वल होता है। जैसे कि यहाँ पर ये एक एंगल है जिसको हम लोग डेल से रिप्रेजेंट किए हैं, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल जो है, अंदर का जो इंटीरियर एंगल है उसके एडिशन के इक्वल होगा। जैसे कि एंगल एम क्यू आर,
एम क्यू आर ये वाला एंगल और एम आर क्यू इसके सम के इक्वल होगा। तो ये कहाँ से आया है? एक्सटीरियर थ्योरम से आया है। अब यहाँ पर ये जो डेल एम क्यू आर है, सॉरी डेल नहीं है, ये एंगल एम क्यू आर है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? आई माइनस आर लिख सकता हूँ। ऐसा क्यों लिख सकता हूँ? ऐसा क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि आई जो है आर प्लस एंगल एम क्यू आर के इक्वल होगा। अब ऐसा क्यों? तो ध्यान से देखिए, एंगल एम क्यू आर है, इसको मैं लिख रहा हूँ आई माइनस में आर। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये वाला जो आई है ना, ये वाला आई, ये इन दोनों के एडिशन के इक्वल होगा। कैसे? एक बार बता देता हूँ। पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ पहले मैं। हाँ चलिए देखिए, ये वाला जो एंगल है ना, ये वाले एंगल के इक्वल होगा। बट यहाँ पर ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये टोटल एंगल जो है दो भाग में डिवाइड हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंगल है ना, ये मुझे एंगल नहीं पता है कितना है, तो इस एंगल को मैं क्या कंसीडर कर लेता हूँ? एंगल एम क्यू आर कंसीडर कर लेता हूँ। तो ये वाला जो एंगल है इतने के इक्वल है, तो ये कितना होगा? आई इज इक्वल्स टू एंगल आर होगा, और ये वाला एंगल कितना है? प्लस ये हो जाएगा एम क्यू आर हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर इसको लिखा गया, आई को मैं क्या लिख सकता हूँ? आर प्लस एंगल एम क्यू आर लिख सकता हूँ। ठीक है, और आर को मैं इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो ये आई माइनस आर हो जाएगा। इस प्रकार से डेल एम क्यू आर को मैं क्या लिख सकता हूँ? आई माइनस आर लिख सकता हूँ। आई होप ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगा है, ये वाला जो एंगल है ना, इस वाले एंगल के इक्वल होगा, और यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है मैथमेटिक्स का? अपोजिट एंगल। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं इसको हिंदी में। अगर ये कोण जितना है उतना ही एंगल ये भी होगा। ठीक है, आमने सामने का कोण क्या होता है? आमने सामने का एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से ये दो भाग में बटा हुआ है। इतने को हम लोग आर डेस माने तो ये भी तो कुछ ना कुछ होगा, और इसको हम लोग कितना एंगल माने हैं? एम आर क्यू। इसलिए यहाँ पर आई डेस या फिर ई को मैं क्या लिख सकता हूँ? ई को मैं लिख सकता हूँ आर डेस प्लस ये वाला एंगल कितना है? एम आर क्यू, एम आर क्यू। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आई डेस को मैं लिखा हूँ आर डेस प्लस डेल एम आर क्यू, और आर डेस को इधर ट्रांसफर करूंगा तो डेल एम आर क्यू इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा? आई डेस माइनस आर डेस। इसीलिए यहाँ पर इसको मैं लिखा हूँ एम आर क्यू इज इक्वल टू आई डेस माइनस आर डेस। आई होप ये पॉइंट भी आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी हैव, इक्वेशन नंबर 1 क्या था? इक्वेशन, हाँ ये इक्वेशन नंबर 1 था। नहीं, इक्वेशन नंबर ए कहाँ पर है? इक्वेशन नंबर ए, चलिए आगे देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए वी हैव, यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर 4 है इसी को ए कंसिडर किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा सुधार लेते हैं। अब इस वैल्यू को और इस वैल्यू को यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, और यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर 4 है यहाँ पर मैं ए लिख दिया हूँ, तो इसको इक्वेशन नंबर 4 कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 4 से, इक्वेशन नंबर 4 से मैं डेल एम क्यू आर और एम आर क्यू का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो मुझे मिल जाएगा डेल इज इक्वल टू आई माइनस आर आई डेस माइनस आर डेस, इतना मिल जाएगा। अब यहाँ पर मैं ब्रैकेट को ओपन कर देता हूँ और आई के साथ में इस वाले आई को लिखता हूँ, तो ये आई प्लस आई डेस हो जाएगा। इसी प्रकार आर के साथ में आर डेस को लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस आर प्लस आर डेस हो जाएगा, यूजिंग इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 क्या है, इस पर थोड़ा नज़र डाल लेते हैं। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास था डेल आर प्लस आर डेस इज इक्वल्स टू, सॉरी फिर से इसको मैं डेल बोल डाला हूँ, एंगल आर प्लस एंगल आर डेस इज इक्वल्स टू एंगल ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आर प्लस आर डेस को मैं क्या लिख सकता हूँ? ए के इक्वल लिख सकता हूँ, और आई प्लस आई डेस वैसा ही रहेगा। तो हम लोग को डेल का वैल्यू क्या मिल जाएगा? डेल इज इक्वल टू आई प्लस आई डेस माइनस आई मिल जाएगा। या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं, ए को अगर मैं इधर ट्रांसफर कर दूँ तो डेल प्लस ए इज इक्वल टू लिख सकते हैं, आई प्लस आई डेस लिख सकते हैं।
ठीक है। यहाँ पर आई डैश की जगह पर हम लोग ई भी ले सकते हैं, क्योंकि आई डैश यहाँ पर क्या इमरजेंट एंगल है। इमरजेंट एंगल को किसी किसी बुक में ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसी इक्वेशंस को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, आई प्लस ई इज इक्वल्स टू डेल प्लस ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है रिलेशन बिटवीन द डेविएशन एंगल, प्रिज्म एंगल एंड द इंसिडेंट एंगल एंड इमरजेंट एंगल। किसके लिए? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म। अब बात करते हैं ये जो डेविएशन एंगल है, ये किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस क्वेश्चन से हम लोग देखकर बता सकते हैं कि इस डेल का वैल्यू जो है प्रिज्म के एंगल के ऊपर डिपेंड करता है, इंसिडेंट एंगल के ऊपर डिपेंड करता है और इमरजेंट एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। और उसी चीज़ को मैं यहाँ पर लिखा हुआ हूँ, इंसिडेंट एंगल के ऊपर डिपेंड करता है और जो ग्लास प्रिज्म है वो किस मटेरियल का बना हुआ उस मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि कांच कई प्रकार के आते हैं, ग्लास कई टाइप से आते हैं, क्राउन ग्लास आता है, फ्लिंट ग्लास आता है, इसी प्रकार के और कई तरह के ग्लास आते हैं। और जो लाइट उसके ऊपर इंसिडेंट करवाते हैं ना, उसकी वेवलेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है और एंगल के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये तो मैं इस फॉर्मूले से ही बता चुका हूँ, एंगल और प्रिज्म के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब चलिए हम लोग आगे बात करते हैं ग्राफ की। किसके बीच ग्राफ ड्रॉ करेंगे? जो डेविएशन एंगल है और जो इंसिडेंट एंगल है, इन दोनों के बीच ग्राफ ड्रॉ करते हैं रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट एंगल। इसका मतलब ये है जब हम लोग इंसिडेंट एंगल को चेंज करते हैं तो डेविएशन एंगल के ऊपर क्या क्या चेंजेस आती है, इसी रिलेशंस को कहा जाता है ग्राफ बिटवीन डेविएशन एंगल एंड इंसिडेंट एंगल, या फिर कहा जाता है वेरिएशन ऑफ डेविएशन एंगल विथ रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट एंगल। तो इसके लिए हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं डेविएशन एंगल और इंसिडेंट एंगल के बीच में। तो हम लोग एक्स एक्सिस में कंसीडर कर लेते हैं इंसिडेंट एंगल को और वाई एक्सिस में हम लोग कंसीडर कर लेते हैं डेविएशन एंगल को। तो प्रिज्म का एक नेचर होता है, जब इसमें किसी भी लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं जिस भी एंगल से किसी भी लाइट को प्रिज्म में हम लोग इंसिडेंट करवाते हैं, तो जो डेविएशन एंगल है स्टार्टिंग में क्या होता है, जब हम लोग आई की वैल्यू को इंक्रीज करवाते हैं ना, तो ये स्टार्टिंग में डिक्रीज होता है और एक पॉइंट ऐसा आता है कि ये डिक्रीज होते होते ये मिनिमम हो जाता है। फिर मिनिमम होने के बाद धीरे धीरे आई का वैल्यू को जब हम लोग इंक्रीज करते जाते हैं तो ये भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये नेचर होता है डेविएशन एंगल का और इसी नेचर को हम लोग इस ग्राफ के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर इस पॉइंट पर मैं बात करूँ तो इस पॉइंट पर अभी डेविएशन एंगल क्या है? मिनिमम है और इंसिडेंट एंगल मैक्सिमम है। डेविएशन एंगल क्या है? मैक्सिमम है और इंसिडेंट एंगल क्या है? मिनिमम है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इंसिडेंट एंगल को धीरे धीरे करके इंक्रीज करता हूँ, तो डेविएशन एंगल का वैल्यू क्या होता है? धीरे धीरे डिक्रीज होता है और एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर इंसिडेंट एंगल का वैल्यू जो है इमरजेंट एंगल के इक्वल हो जाता है। तो इस सिचुएशंस में हमको डेविएशंस क्या मिलता है? मिनिमम मिलता है। इसको अगर मैं डायग्रामेटिकली ऐसे समझ सकूं तो पहले मैं लाइट को यहाँ से इंसिडेंट करवाया तो मुझे लाइट यहाँ पर मिला, यहाँ पर इंसिडेंट एंगल मिला, यहाँ पर इमरजेंट एंगल मिला। अब मैं इस इंसिडेंट एंगल को बढ़ा देता हूँ, तब ये वाला जो है धीरे धीरे करके क्या होता है? ऊपर की तरफ आता है और एक टाइम ऐसा आता है ये जो इंसिडेंट एंगल है इमरजेंट एंगल के इक्वल हो जाता है। तो यहीं पर हमको किसी भी प्रकार का डेविएशन देखने को नहीं मिलता है और जो मिलता है वो बहुत कम डेल एम का वैल्यू बहुत कम हो जाता है। इसी को मिनिमम डेविएशंस कहा जाता है। अब यहाँ पर जब इंसिडेंट एंगल जो है इमरजेंट एंगल के इक्वल होता है, इस पॉइंट पर डेविएशन एंगल मिनिमम होता है। इसके बाद हम लोग इंसिडेंट एंगल को फिर से इंक्रीज करते हैं, तब हमको क्या मिल जाता है? तब हमको मिल जाता है कि यहाँ पर डेविएशन एंगल फिर से इंक्रीज होने लगता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो ये वाला जो ग्राफ है उसी को शो कर रहा है। अगर हम लोग डेविएशन एंगल का मिनिमम वैल्यू से इधर आगे बढ़ें तो इधर आगे जाने पर हम लोग को
जो डेविएशन एंगल है इसका वैल्यू इंक्रीज होता हुआ दिखाई देता है, बट यहाँ पर इंसिडेंट एंगल का वैल्यू डिक्रीज होता हुआ दिखाई देता है। तो ये वाला जो पोर्शन है इस वाले रिलेशंस को इंडिकेट करता है, और ये वाला जो रिलेशन है, ये वाला जो कर्व्ड लाइन है, ये इस वाले रिलेशंस को इंडिकेट करता है। जब मिनिमम से हम लोग आगे बढ़ते हैं, मिनिमम डेविएशन एंगल से आगे बढ़ते हैं, तो डेविएशन एंगल का वैल्यू इंक्रीज होता है। जब ये इंक्रीज होता है तो इधर इंसिडेंट एंगल का वैल्यू भी इंक्रीज होता है, और जब ऊपर से नीचे आते हैं तो ये डिक्रीज होता है और ये भी डिक्रीज होता है। तो ये किसकी प्रॉपर्टी है भाई? ये प्रिज्म की प्रॉपर्टी है। इसमें डेविएशन एंगल और इंसिडेंट एंगल के बीच रिलेशन ऐसे ही मिलता है, इसको प्रैक्टिकली फाइंड आउट किया गया है। तो याद रखिएगा, जब हम लोग डेविएशन एंगल और इंसिडेंट एंगल के बीच ग्राफ ड्रॉ करते हैं प्रिज्म के लिए, तो हम लोग को एक पैराबोला मिलता है, अप पैराबोला मिलता है। कुछ इस प्रकार से याद रखिएगा इसको। तो ये रिलेशन भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। यहाँ पर डेल एम का मतलब है मिनिमम डेविएशन। अब आगे हम लोग बात करते हैं रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डेल एम के बीच। डेल एम का मतलब मिनिमम डेविएशन और म्यू का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इनके बीच रिलेशन के बीच। तो चूंकि हमारे पास है, कहाँ से है? फ्रॉम फिगर। कौन से फिगर से? उस फिगर को एक बार दिखा देता हूँ। तो ये वाला जो डायग्राम है, यहाँ से हमारे पास क्या रिलेशन है? यहाँ से हमारे पास रिलेशन ये है कि आई जो है, ये आई जो है इस वाले आई डैश के इक्वल होता है, और ये वाला जो आर है ये इसके इक्वल होता है। इसके इक्वल लिख सकते हैं, और इसको इसके इक्वल और इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं। उसी प्रकार जब आई जो है आई डैश के इक्वल हो जाता है, तो इस सिचुएशंस में हम लोग को क्या मिलता है? जो डेविएशन एंगल होता है वो मिनिमम मिलता है। इस ग्राफ से हम लोग देख भी चुके हैं, जब आई जो है आई डैश के इक्वल हो जाता है तब डेविएशन एंगल क्या मिलता है? यहाँ पर मिनिमम मिलता है। तो ये रिलेशन है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 और इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देता हूँ। ठीक है। और एक रिलेशन तो हमारे पास है यहाँ पर, ये वाला रिलेशन। यहाँ से अगर मैं ए को इधर ट्रांसफर करूँ तो डेल इज इक्वल्स टू मुझे मिल जाएगा आई प्लस आई डैश माइनस ए मिल जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 4 कंसिडर कर लेता हूँ। एक और रिलेशन है हमारे पास, ये जो r प्लस आर डैश इज इक्वल्स टू ए, ये वाला रिलेशन भी था हमारे पास। तो ये कहाँ से आया है? तो इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। ये इक्वेशन नंबर 3 से आया है। आर डैश जो है एंगल ए के इक्वल होता है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पर लिख लें। इसको इक्वेशन नंबर 5 कंसिडर कर लेते हैं। अब इक्वेशन नंबर 2 और 5 का अगर यूज़ करें तो इक्वेशन नंबर 2 और 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पर आर डैश के इक्वल है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2r इज इक्वल्स टू ए, या फिर इसी को लिख सकता हूँ r इज इक्वल्स टू a बाई 2। इसको इक्वेशन नंबर 6 कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है। तो r और a के बीच का रिलेशन क्या मिल गया? r इज इक्वल्स टू a अपॉन 2। आगे बात करते हैं। अब आगे हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 1 और 4 क्या है? तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये है, और इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास क्या है? ये है। तो इसमें इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ मैं। ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 ये था, इक्वेशन नंबर 4 ये था। तो यहाँ पर i इज इक्वल्स टू आई डैश है, तो इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूँगा तो मुझे 2i मिल जाएगा। और यहाँ से अगर मैं i का वैल्यू निकालना चाहूँ तो a को इधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ और 2 को भी इधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा? डेल प्लस a अपॉन 2। तो i का वैल्यू मुझे क्या मिल गया? डेल प्लस a अपॉन 2। इसको इक्वेशन नंबर 7 कंसिडर कर लेता हूँ। अब हम लोग को पता है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में स्नेल्स लॉ पढ़ चुके हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब में। तो म्यू इज इक्वल टू साइन आई साइन आर के इक्वल होता है। तो आई का वैल्यू हमारे पास कितना? डेल प्लस ए अपॉन 2 है। ठीक है। और आर का वैल्यू कितना है हमारे पास? a बाई 2 है। अभी कुछ देर पहले निकाले थे ना हम लोग, यहाँ पर r इज इक्वल टू a बाई 2, और यहाँ पर निकाले हैं i इज इक्वल टू डेल प्लस ए अपॉन 2। तो इस वैल्यू को और उस वैल्यू को दोनों को मैं कहाँ पर रख देता हूँ? इस वाले इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। तो मुझे क्या मिल जाएगा? म्यू इज इक्वल टू साइन डेल प्लस ए अपॉन 2 अपॉन में साइन ए अपॉन 2 मिल जाएगा। और इसी को कहा जाता है म्यू ए और डेल के बीच का रिलेशन कहा जाता है। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कभी कभी 3 मार्क्स में इसका डेरिवेशन पूछ लेते हैं। अब चलिए आगे हम लोग बात करते हैं डेविएशन फॉर स्मॉल एंगल। डेविएशन फॉर स्मॉल एंगल।
रिफ्रैक्शन फॉर ए बी सरफेस, रिफ्रैक्शन फॉर ए बी सरफेस, चूँकि हम लोग को पता है म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर होता है, तो इसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ आई अपॉन आर के इक्वल है। क्यों? क्योंकि साइन आई को हम लोग साइन आई को आई कंसिडर कर लेते हैं और साइन आर को आर कंसिडर कर लेते हैं। तो इस इक्वेशंस को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर को इधर ट्रांसफर कर देता हूँ तो आई इज इक्वल टू म्यू आर हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लेता हूँ। ये हमको कब मिला? जब प्रिज्म के ए बी सरफेस से लाइट का क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, तो यहाँ पर क्या मिला था, इंसिडेंट एंगल। तो उस इंसिडेंट एंगल का वैल्यू क्या होगा, आई इज इक्वल टू म्यू आर। इक्वेशन नंबर ए दे देते हैं। इसी प्रकार एसी सरफेस से हमको क्या मिलता है, इमरजेंट एंगल मिलता है। तो इमरजेंट एंगल का वैल्यू निकालने के लिए फिर से हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, स्नेल्स लॉ का, म्यू इज इक्वल टू साइन आई डेस अपॉन में साइन आर डेस। तो यहाँ पर आई डेस अपॉन आई आर डेस मिल जाएगा। तो यहाँ से इसको इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो आई डेस इज इक्वल्स टू म्यू आर डेस मिल जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लेते हैं। अब हम लोग को पता है प्रिज्म का जो एंगल होता है और डेविएशन एंगल होता है, दोनों के बीच का रिलेशन होता है डेल इज इक्वल्स टू आई प्लस आई डेस माइनस ए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर ए से आई का वैल्यू पुट कर देता हूँ और इक्वेशन नंबर बी से आई डेस का वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो मुझे मिल जाएगा डेल इज इक्वल्स टू म्यू आर प्लस म्यू आर डेस माइनस ए मिल जाएगा। अब चूंकि हम लोग एक रिलेशन निकाल चुके हैं कि r प्लस आर डेस का वैल्यू किसके इक्वल होता है, a के इक्वल होता है, तो यहाँ पर अगर मैं म्यू को कॉमन निकालूंगा तो अंदर में r प्लस आर डेस बचेगा और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a लिख सकता हूँ। इसलिए ये वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा, डेल इज इक्वल टू म्यू a माइनस ए हो जाएगा। अब यहाँ से a को कॉमन निकाल सकता हूँ, तो यहाँ से a को कॉमन निकालूंगा तो मुझे डेल इज इक्वल टू a म्यू माइनस 1 मिल जाएगा। और इसी को कहा जाता है डेविएशन फॉर स्मॉल एंगल। क्यों? क्योंकि आई और आर का वैल्यू जब हम लोग बहुत ज़्यादा छोटा लेते हैं, स्मॉल लेते हैं, तो साइन आई को आई लिखा जाता है, साइन आर को आर लिखा जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर डेरिवेशन किए तो हम लोग को क्या फॉर्मूला मिला, डेल इज इक्वल टू ए म्यू माइनस 1 मिला। तो इसी को कहा जाता है डेविएशन एंगल फॉर स्मॉल एंगल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से प्रिज्म से रिलेटेड जितना भी डेरिवेशन फॉर्मूला था उन सभी को हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो आई होप ये सारा पॉइंट भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, बट इस टॉपिक के बारे में हम लोग आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, क्योंकि इस लेक्चर में करेंगे तो ये लेक्चर बहुत लंबा हो सकता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में यहीं तक। थैंक यू सो मच टू ऑल।